ओके, तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें कि ये कैसे अपने ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन के वे में क्लासीफाई किया था एक कंप्रेसर को, तो दो आए थे। एक रेसिप्रोकेटिंग या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था और दूसरा रोटरी। उसमें से एक हम लोग जो पहला वाला पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो अगर हम उसको कंपेयर करें दूसरे से कि रोटेटिंग कंप्रेसर से वो कैसे अलग है, हाँ, तो अगर इसकी बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल यही है कि वॉल्यूम कम करो और प्रेशर बढ़ाओ। और दूसरे का क्या था? अगर रोटरी की बात करें, तो क्या होता? प्रेशर कैसे बढ़ रहा था कि आप उसको रोटेट कर रहे थे एक तरीके से। ठीक है, तो रोटेशन, अच्छा छोड़िए ये सब, एक लाइन पर, हाँ लाइन देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका मतलब क्या है। रेसिप्रोकेटिंग compressors are able to produce very high pressure, even up to 10,000 bar, which can't be obtained with the help of rotary or डायनेमिक कंप्रेसर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है किस किस के बीच? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और डायनेमिक या रोटरी कंप्रेसर के बीच में। तो समझते हैं है क्या। अब हमेशा से मैं आपको एक सिलेंडर बनाते हुए दिखाता हुआ आया हूँ। उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन हुआ करता है, जो पिस्टन अंदर या बाहर जाता है। जितना वॉल्यूम कम करिएगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ये क्लियर है? कोई भी इक्वेशन, अगर मान लेते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन, ऑटो ही साइकिल की बात करें तो वहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो अगर P2/P1 का फॉर्मूला वहाँ पे यही है, क्या है जी? चलिए, अच्छा प्रेशर P1 V1 गामा S1 P2 V2 गामा S2 P2/P1 इसको टू क्या होगा? V1/V2 गामा S1 तो जितना आपका वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम जितना यानी V2 जितना कम होगा उतना ही आपका P2 बढ़ेगा। और देखा जाता है कि हाँ, जो हम लोग जितना दबाएंगे, जितना इस पिस्टन को इधर लेके जितना कम एरिया में उस गैस या वेपर को हम लोग कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और वो प्रेशर हम लोग 10 यानी 1000 बार तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेम चीज़ अगर हम रोटरी कंप्रेसर की बात करें जो घूमती है, उसमें हम कितना भी घुमा लें वो उतना प्रेशर अचीव नहीं कर पाती है। अब आप बोलिएगा क्यों? तो हर आदमी का एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्वेश्चन अब इसको किस वे में जवाब दें? चलिए कभी जब हम लोग रोटरी करेंगे तो उस टाइम डील करेंगे कि इसको किस वे में समझाना है। ठीक है, पहली लाइन तो पहला, अब आपने देखा ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, यानी ये इसका एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि ड्रॉबैक क्या है ना। क्यों फिर, अगर यही अच्छा था, आपका रेसिप्रोकेटिंग ही कंप्रेसर अच्छा था, तो फिर रोटरी कंप्रेसर आया ही क्यों? जब एक ही चीज़ से काम चल जाता तो फिर वो दूसरी चीज़ आई क्यों? तो क्यों आई? क्योंकि इसके पास कुछ घाटे भी थे। अब उनकी बात देखते हैं कि घाटे इसके पास क्या थे। कि आप लो वॉल्यूम
यानी अब ज़्यादा हाँ गैस और एयर नहीं डाल सकते हैं, 5 से 8 मीटर क्यूब। याद है हम लोग ने कल कंप्रेसर को अभी क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, जो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन था, तो कितना वॉल्यूम जा सकता है। तो देखा जाता है जो हम लोग का क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो एक स्मॉल कंप्रेसर होता है। हाँ, अब इसका मतलब समझिए कि अगर ये सिलेंडर था और ये पिस्टन था, ये इधर जाए इधर जाए, और यहाँ पे एक इनलेट वाल्व था, एक आउटलेट वाल्व था जो खुलता है और जाता है। यानी जब ये यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 मीटर क्यूब पर मिनट ही जो आपका गैस या वेपर है वो आ जा सकता है। लेकिन वही जो हम लोग का हाँ रोटरी कंप्रेसर होता है वो कंटिन्यूसली घूम रहा होता है, और यहाँ पे घूम रहा है, और नीचे से हाँ जैसे आप इसको इसमें में ले सकते हैं, जो आपके घर में पानी की मोटर जो होती है, पानी की मोटर वो आप चलाते हैं तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि आएगी रुकेगी। लेकिन याद है जब हम लोग ये वाला सिलेंडर करते हैं तो एक बार दरवाज़ा खुलता तो आता है, यानी कंटिन्यूटी थी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ, अब ये इधर जाके फिर ये इधर आएगा, फिर यहाँ से चीज़ें निकल जाएगी, फिर ये चीज़ आएगी, यानी कंटिन्यूटी नहीं है। और जब कंटिन्यूटी नहीं होती फ्लूइड का तो जो दूसरा वर्ड आता है उसका नाम है कि ये इंटरमिटेंट सप्लाई करता है, ये कंटिन्यूस सप्लाई नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कंटिन्यूसली ही हाई प्रेशर में कहते हैं लिक्विड मिलता रहे कंटिन्यूसली ही, तो ये कंटिन्यूसली नहीं प्रोवाइड करता है। हाँ, तो आप सिंपल सा जान लीजिए कि हाँ आपका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, आपके घर में जो पानी का पंप है वो रेसिप्रोकेटिंग नहीं हो सकता। अगर हाँ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आप देखिएगा कि आपका ट्यूबवेल जो होता है, ट्यूबवेल हाँ जो दुकान कहते हैं खेतों में लगे होते हैं, तो आप देखिएगा कभी भी अगर वो ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है तो देखिए कभी कम निकलता है, कभी ज़्यादा निकलता है, कभी कम निकलता है लेकिन कभी ज़्यादा निकलता है। लेकिन आपके घर में जो पानी आता है वो कंटिन्यूस एक ही वॉल्यूम का आता है। समझ आ रहा है? ओके। हाँ, तो फिर हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को? तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ भाई? आपने देखा ऑटोमोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, ये वही वाला है। हाँ, हम लोग इसको रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, हम लोग इसको एसी में यूज़ करते हैं। हाँ आएगा समय, हाँ रेफ्रिजरेटर, और जब हम लोग अपना फाइनल यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें ही हाँ फिर से कंप्रेसर एक वर्ड करके आएगा। अब जो एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जो भी ये कंप्रेसर में है, हाँ याद है हम लोग को कंप्रेसर में नेगेटिव वर्क हाँ साइन कन्वेंशन बोलता है, यानी सिस्टम को अच्छा सॉरी हमको सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है। हाँ, कोई बोले कि कितना करना पड़ता है, कि ये वर्क डन कितना करना पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला देखिए। हाँ, इसका जो पहला केस है, मान लेते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम है ही नहीं, यानी जो हम लोग सिलेंडर बनाते थे वो देखा था आपने कि उसकी एक हाईएस्ट लिमिट थी जिसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और एक लोएस्ट लिमिट थी बॉटम डेड सेंटर। इस ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते थे। हाँ, मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है, आपका जो पिस्टन है वो यहाँ से लास्ट पॉइंट से यहाँ तक जा सकता है। क्लियर है? अब इसको देखते हैं ये देखने में कैसा होता है। अगर आपके घर में जो पानी का कहते हैं पंप लगा हुआ है, हाँ पाइप का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि नीचे से पानी जा रहा है ज़मीन से, ये ज़मीन है, और ये आपका
ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे आपने एक पिस्टन, यहाँ एक सिलेंडर लगा दिया। तो ये सिलेंडर जब इधर जाता है तो सक्शन क्रिएट करता है, तो पानी अंदर आता है, और जब ये सिलेंडर इधर जाता है तो पानी ऊपर चला जाता है। बात समझ आ रही है? हम लोग सीधा फॉर्मूले पे जाएंगे, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर मैं इसका पीवी डायग्राम बनाऊँ कि पीवी डायग्राम बनेगा कैसे भाई? हाँ, तो पीवी डायग्राम देखिए बनेगा कैसे। यानी मान लेते हैं सबसे पहले पिस्टन जो था आपका यहाँ पे था, पिस्टन यहाँ पे था, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक। पिस्टन इधर गया, इधर गया तो हुआ क्या? हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे कि पहले सक्शन हुआ, सक्शन के बाद फिर जब वो इधर से आएगा तो कंप्रेशन होगा। हाँ, तो देखिए, हाँ स्टेप्स क्या हुए। जब सक्शन हुआ तो पानी नीचे से ऊपर आ गया, यानी नीचे से कंप्रेसर के इनलेट तक पानी पहुंच गया। जब आपने कंप्रेस किया, हाँ, या कंप्रेशन किया, तो सिलेंडर से, हाँ, आउटलेट वाल्व तक चला गया, और इसके बाद हाँ वो पानी यहाँ से आगे चला गया, यही है। तो यहाँ पे हुई सक्शन, यहाँ पे हुई कंप्रेशन। अब ये सब हम लोग ऑटो साइकिल में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा बस आँख बंद करके समझने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम आया कैसे। और यहाँ पे हुआ डिस्चार्ज, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, एडियाबेटिक मान के चलता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है या पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है, कोई भी तरीके का कंप्रेशन हो सकता है। तो जब हम लोग यहाँ पे कितने प्रोसेस हुए भाई? 1 2 3 प्रोसेस हुए। तो प्रोसेस 1 2 में अगर जाएं तो मैं बोलूँगा कितना वर्क डन हुआ। सक्शन तो आप ही कर रहे हैं, याद है वहाँ पे हम लोग लात मार के कर रहे थे ऑटो साइकिल में। तो वर्क डन बाय एयर ड्यूरिंग सक्शन क्या होगा? P1 V1 माइनस P2, अच्छा 2 मिनट, PdV ये फॉर्मूला है या VdP ये फॉर्मूला है। एक वॉल्यूम 0 है। अगर यहाँ से बात करूँ तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? ये होगा PdV। तो फॉर्मूला क्या हुआ? P V फाइनल V इनिशियल। तो इस लाइन में वो डायग्राम में अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? सॉरी, P V1 माइनस V4, लेकिन V4 तो 0 है, तो फॉर्मूला क्या हुआ? P V1, हाँ। और यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है तो P1 इक्वल टू P4 होगा। तो फॉर्मूला हुआ क्या? P1 V1 बन गया। ऐसे ही अब प्रोसेस 2 3 में लगाइएगा तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है? P1 V1, या हाँ अगर 2 3 है, ओके 2 3 है तो क्या होगा? P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन में, अच्छा ओके सॉरी, हाँ ये जो चीज़ है ये प्रोसेस 1 2 नहीं होके 4 1 है, और ये
2 3 नहीं होके 1 2 है, तो अब फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2, ये थर्मोडाइनमिक्स है आपकी। हाँ, और ऐसे ही प्रोसेस जो 2 3 है, फिर से ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसका एक फॉर्मूला आएगा, तो वो फॉर्मूला होगा P2V2, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आपका काम कर रहा है। हमें क्लियर। अब वर्कनेट निकालने के लिए क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस हैं, यानी 4 1 वर्कनेट जो जितना भी वर्क हाँ इस पहले प्रोसेस में काम हुआ है और जितना दूसरे में हुआ है और उसके बाद जो भी इसमें हुआ, सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपको फाइनल कुछ निकल के आएगा। तो जो आपका फाइनल फॉर्मूला होगा, कितना आपको देना पड़ेगा, वो फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, तो अगर कोई बोले हाँ कि 1 से मेरे को 2 पे जाना है और कितना मेरे को वर्क डन इसमें लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। ठीक, ऐसे ही जो केस 2 है, जिसमें हम लोग मान के चलते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम भी है, तो अब जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा होगा भाई, कुछ ऐसा होगा। 1 2 3 4, सेम चीज़ करनी है वर्कनेट निकालने के लिए। वर्कनेट 1 2 2 3 3 4 4 1। देखने वाली बात क्या होगी कि किस में आपको करना, यानी साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। हाँ, ऑल्दो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फाइनली जो इस रिलेशन आएगा वो ये है, P1 V1 माइनस V4 P2 बाई P1 n माइनस 1 बाई n माइनस 1। ठीक है, अब जो ये दोनों के दोनों आपके वर्कनेट आए, यानी केस 1 में जो वर्कनेट आया जिसका फॉर्मूला था n अपन में n1 P1 P2 V2 माइनस P1 V1। हाँ, अब आप देख रहे हैं प्रोसेस 1 2 जो है वो एक तरीके से आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में आप जानते हैं कि आप वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाइएगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला आएगा। तो ये जो वर्क है ये कितना है, आपको इतना वर्क पर साइकिल उस कंप्रेसर को देना पड़ेगा। मैं बोल दूं कि मेरे को पर साइकिल वर्क नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वर्क डन जो है वो पर सेकंड कितना हो। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वर्कनेट को n/60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका पावर निकल आएगा। पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना, P=T ओमेगा होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये वाट है। तो वर्कनेट को अगर n/60 से मल्टीप्लाई करेगा तो जो भी वर्कनेट आएगा वो आपका वाट में निकलने लगेगा। केस 2 में जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, सेम फॉर्मूला है। P1 वहाँ पे V1 था, यहाँ पे V1 माइनस V4 है, और अंदर सेम चीज़ P2 बाई P1 n माइनस 1 बाई n माइनस 1। ठीक है, अब एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है
अगर मैं ये डायग्राम देखूं, ये तो इसमें क्या है कि कुछ पानी अंदर से बाहर कंप्रेसर में आ रहा है, और कुछ पानी हाँ जब 2-3 होता है तो कंप्रेसर से बाहर जाता है। तो देखा जाता है कि ये दोनों, जितना मास आया था और जितना मास गया है, ये बराबर होते हैं। यानी मास एंटरिंग एंड मास लिविंग आर सेम। तो अब पूरा का पूरा हाँ आपका अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक 4 फॉर्मूले आए। वर्क इनपुट ये कब है, जब आपका क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं। N/N1 P1 V1 प्रेशर रेशियो टू द पावर गामा N-M/1 यूनिट क्या है, जूल पर साइकिल। और अगर इसको हम लोग बोले कि इसका पावर निकाल दीजिए, इसका पावर निकाल दीजिए, तो यही इनपुट को अगर आप n/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपकी ये आ जाएगा। जो आपका केस 2 है उसमें कुछ नहीं, इस वाले V1 को V1 माइनस V4 से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि इसमें वो जो V4 था वो 0 था। क्लियर है? तो सेम ही हुआ फॉर्मूला। और जो एक और चीज़ पढ़ी कि जितना मास अंदर आ रहा है उतना ही मास बाहर भी जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।